सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का हिंदी मीडियम का एसएसटी का जो इकोनॉमिक्स पोर्शन चला हुआ है और उसका प्रथम लेसन है विकास के आयाम आय। इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम पिछले 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं और आशा है आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। प्रति व्यक्ति आय क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है और दूसरी चीज़ है मानव सूचकांक क्या है। इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम इसमें चर्चा कर रहे होंगे। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है इस लेसन का वो है आय और अन्य मापदंड। अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग देश वाइज प्रति व्यक्ति आय अलग अलग है। विकसित या विकासशील की श्रेणी को हम कैसे बांटते हैं, इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज भी करेंगे। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आय और अन्य मापदंड, जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण द्वारा करते हैं। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। तालिका में चयनित राज्य दिए गए हैं और उन व्यक्तियों की आय दी गई है। हरियाणा, केरल, बिहार के प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। यानी कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जिनका प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है और एक का स्टेट इतना नीचे है। जैसे हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 1,62,034। दूसरा केरल का 1,40,190 और बिहार का बहुत नीचे 31,454। ये 2015-16 का आंकड़ा। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2015-16 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद हैं। यदि हम एक जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ उसे छोड़ दें तो मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार की सबसे पीछे। इसका अर्थ है कि औसत हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन केवल 31,454 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास के मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्य हरियाणा से सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माने जाएंगे आय के हिसाब से। ये बात भी सही है, आय के हिसाब से विकास होता है। अब हम इन तीनों राज्यों में कुछ आंकड़ों पर नज़र डालें। हरियाणा की जो शिशु मृत्यु दर है 1,000 के पीछे 33, केरल में केवल 10, बिहार में 38। साक्षरता दर मायने तो देखें 2011 के आंकड़े हैं ये 82 और केरला की 94 और बिहार की 62। ये आगे भी काम आने योग्य बातें हैं। निम्नलिखित उच्चतर अनुपात 100 व्यक्तियों की उच्चतर आयु 14 से 15 यानी 1,000 व्यक्तियों के पीछे दिया है। ये निवल उत्पाद के तौर पर 61, केरला की 83 और बिहार की 43। यानी एक तो सबसे ऊपर, एक मीडियम और एक सबसे नीचे। भारत सरकार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट 575 यहाँ पर दिखाया गया शिशु मृत्यु दर क्या होती है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाता उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। प्रश्न आएगा शिशु मृत्यु दर क्या होती है, साक्षरता दर क्या होती है, 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या का अनुपात, निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, 14 से 15 वर्ष की आयु में जाने वाले कुल बच्चों की आयु वर्ष के कुल बच्चों के 7%। यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल 1,000 बच्चे पैदा हुए, बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर गए। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 36 था, केरल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा। दूसरी ओर हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय केरल की ज़्यादा, केरल से
ज़्यादा जैसा तालिका 1 में दिखाया गया। ज़रा सोचिए कि आपके माता पिता के आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में जिनसे बच्चे जन्म के दिन पहले ही पहले जन्म के दिन से पहले ही मर जाते हैं, यानी 1 वर्ष होने से पहले। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता है। दूसरा यह देखिए कि आंकड़े में किस वर्ष 2016 में के हैं, बहुत पुराने समय की बात नहीं है कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हमारे देश में बड़े शहर ऊंची इमारतों में खरीदारी शॉपिंग मॉल में भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका के अंतिम स्तंभ में दिखाया गया कि बिहार में लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाते। यदि आप बिहार में किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब पढ़ पाते और पढ़ रहे हैं। अब है सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं। सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब है जो सरकार द्वारा सबके लिए सुविधाएं होती हैं। औसतन व्यक्ति आय केवल औसत व्यक्ति के आय से अधिक, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे। इसका कारण है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया सब वस्तुएं सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में महत्वपूर्ण रूप में पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। अब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहते तब तक वहाँ की सुविधाएं पहले से उपलब्ध द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता। तब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं में सेवाओं के सामूहिक उपलब्ध कराना। जरा सोचिए किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक शिक्षा प्रदान करना अति सस्ता है, अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। क्या आप क्या करते हैं अगर आपके गांव इलाके के अतिरिक्त कोई पढ़ने की रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं निजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने के अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चों के रूप में लड़कियों और अन्य विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाते क्योंकि सरकार समाज के लिए पहले सुविधाएं उपलब्ध कराती है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी ठीक प्रकार से कार्य करती हैं। ऐसे राज्यों में लोगों को स्वास्थ्य पोषण स्तर और निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है विकास के क्या मायने हैं। विकास हम किन दृष्टि से समझते हैं? शिक्षा से, आवास से, भौतिक उनकी ज़रूरतों से, इस प्रकार से ये विकास होता है। और आज का जो हमारे पॉइंट बनते हैं लिखने के लिए वो ये है शिशु मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, निवल स्थिति क्या है ये। और इसके साथ ही जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से हैं कि हम देखते हैं कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, एवरेज का। इसके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट करें। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर केरल का मानव इसका विकास सूचकांक हरियाणा से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय का मापदंड बिल्कुल नहीं। इस बात पर चर्चा करें, लिखें इसको। महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, भारत में लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है, उनको लिखें, याद करें। और धारणीयता के विषय में विकास की क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए 4-5 प्रश्न बनते हैं। आशा आप सबको ये समझ में आए होंगे और इनको आप बुक्स की सहायता से लिख लेंगे और
अच्छी तरह से लिखने के साथ साथ समझ के याद करने की भी कोशिश करेंगे। सभी से आग्रह है, निवेदन है कि नोट्स बुक लगाएं और उनमें साथ के साथ जो भी काम करवाया जाता हो लिखें और लिखने के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट उनको याद भी करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।